सो ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन था स्ट्रेस पाथ के ऊपर। सो बाकी उसका मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट आपका सब्जेक्ट खत्म है। 1 घंटे का कभी भी मैं करा दूंगा उसको, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पढ़ाने मेरे को सब्जेक्ट है, तो हाईवे भी कराना है। इसके बीच में कभी एक दिन उसकी छुट्टी करके स्पेशली इसके लिए निकाल देंगे 1 घंटे का टाइम। जस्ट सैटरडे वगैरह में छुट्टी रख लेते हैं ना आपकी, हाँ वो वैसे होता है, बट अगर लग रहा है किसी को कि भाई किसी को करना है, सिलेबस का कुछ चल रहा है, तो वो ले सकते हैं अपने पर्सनल क्लास, उसमें मैं करा दूंगा हिसाब से। बाकी अगर वैसे कंप्लीट हो चुका आपका, मतलब अगर वैसे कंप्लीट हो चुका है, हाँ हाँ स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी स्लो थोड़ी बचा है, एक टॉपिक बचा है जस्ट उसका छोटा सा, हाँ एक टॉपिक बच रखा है ओनली। या फिर फाउंडेशन में भी नंबर आएगा ही ना 1 हफ्ते का, तो उस टाइम पे कर लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप उसके कर लेना तब तक इसके प्रैक्टिस। चलिए इसके लिए कुछ 1-2 पॉइंट और लिख लो जस्ट। देख लो जस्ट इसमें अब एक चीज और देखो, जैसे अभी आपने देखा कि हम सिग्मा 1 को बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्मा 1 को क्या कर रहे थे, वैरी कर रहे थे, तो किधर मूव कर रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसी को चेंज कर दो कंडीशन को, सिग्मा 1 को इस बार क्या रखोगे, कांस्टेंट रखो, और सिग्मा 3 आपके पास इनिशियली कुछ है, इनिशियली सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 हो गया एंड ये सिग्मा 1 हो गया। अब सिग्मा 1 को कांस्टेंट रखो, इस बार क्या करो, कंफाइनिंग प्रेशर को रिड्यूस करो, कंफाइनिंग प्रेशर को रिड्यूस करो तो किधर आओगे आप, बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे, समथिंग लाइक दिस ऐसे। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो मैक्सिमम शियर वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके पास में। अब इधर की इस बार किधर मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिग्मा 3 डैश, सिग्मा 3 डबल डैश, सिग्मा 3 ट्रिपल डैश, सिग्मा 3 ट्रिपल डैश। सिग्मा 3 डैश का मैक्सिमम है ना, से ज्यादा सिग्मा 1 सिग्मा 3 डैश से मैक्सिमम नहीं बढ़ा सकते हैं, सिग्मा सी अगर वो चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा सिग्मा 1 आपका, कोई असम्पशन ले रहे हैं जस्ट, ये पता था मुझे डाउट आएगा माइंड में कि सिग्मा 3 चेंज कर रहे हो तो सिग्मा आपका 1 तो चेंज हो गया, बट आप मान के चल रहे हैं उसको, जस्ट कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं सिग्मा 1 तो, जस्ट फॉर द एनालिसिस पर्पस। अब एक चेंज होगा दूसरा चेंज हो जाएगा, बट फॉर द एनालिसिस पर्पस आपने उसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, जस्ट बाकी होगा चेंज, डेफिनेटली चेंज होगा। ओके तो किधर मूव करेंगे हम, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये सब पॉइंट्स हैं, आपके पास डायग्राम बना लीजिए, फुल लिख लो इसमें जरा, ये डायग्राम बना कर लिखो। स्ट्रेस पाथ ये है कि आपके पास स्ट्रेस पाथ तो है, स्ट्रेस पाथ कितनी क्लास हो गई सॉरी की, लास्ट अभी शुरू हो गया सॉरी, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है और उल्टे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें ज्यादा टाइम थोड़ा सा लगा शुरू में, क्लासेस उसमें सही नहीं हो पाती थी ना, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम लगाते हैं कितना, अराउंड 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है सब्जेक्ट आपका, 1.5 महीने के आसपास अच्छे से प्रैक्टिस के साथ में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कितने साल हो गए जल्दी से ये डायग्राम बना लो। अच्छा यहाँ पे बराबर में लिख लीजिए, यहाँ पे क्या कंडीशन आप लेके चल रहे हैं, स्ट्रेस पाथ 4 लिखो, इसमें स्ट्रेस पाथ 4 इसके बराबर में लिख लो, स्ट्रेस पाथ 4 सिग्मा 1 कांस्टेंट एंड सिग्मा 3 वेरिंग, स्ट्रेस पाथ 4 सिग्मा 1 कांस्टेंट एंड सिग्मा 3 वेरिंग, सिग्मा 1 कांस्टेंट एंड सिग्मा 3 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो ऐसे आपको मिलेगा स्ट्रेस पाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक साथ शो कर दिया। अब देखो दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, एक में ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे तो है, और दूसरे वाले में ऐसे मूव कर रहे हैं, दूसरे वाले में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम बनाया पहले वाला, ये किसके लिए था, सिग्मा 1 यहाँ पे वेरी कर रहा था, सिग्मा 1 वाज वेरी, और सिग्मा 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पर सिग्मा
सिग्मा 3 को वेरी कर रहा है, सिग्मा 3 वेरी कर रहे हैं, सिग्मा 1 कांस्टेंट है। अगर सपोज करो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों को क्या कर दो, कांस्टेंट रखो, दोनों ही कांस्टेंट हो गए। हाँ यस बिल्कुल, दोनों कांस्टेंट, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। चलिए इस पे बस ये बात का जस्ट छोटा सा टॉपिक था, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अभी लास्ट टॉपिक है, देखो लिक्विफेक्शन, LIQUIFACTION लिक्विफेक्शन, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। मतलब इसमें इससे खतरनाक सेटलमेंट होते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ये मान लीजिए नीचे पड़ जाएगी, ठीक, मोस्टली होगा आपके पास समुद्र के आसपास के लोकेशंस पे, जहाँ पे समुद्र होते हैं ना, इसके आसपास के लोकेशन में आपको जनरली देखने को मिलते हैं सेटलमेंट्स। अब इसमें पहले कुछ बेसिक पॉइंट हमें पता करने पड़ेंगे, जैसे अगर सपोज करो आपके पास में डेंस सैंड है, तो डेंस सैंड की स्ट्रेंथ किस की वजह से होती है, शियर स्ट्रेंथ, इंटरलॉकिंग होता है एंड फ्रिक्शन भी तो था, इंटरलॉकिंग था एंड फ्रिक्शन भी रिस्पांसिबल था, डेंस सैंड की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल था आपका इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन। वहीं पे अगर आप लूज सैंड की बात करेंगे, किसकी वजह से स्ट्रेंथ होती है, लूज सैंड में स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग नहीं यहाँ पर ऐसे कुछ भी। इंटरलॉकिंग का मतलब आपको बताया था, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल है एक लाइन के जो पार्टिकल है वो दूसरी लाइन के वॉइड्स के बीच में रखे हुए हैं, ये मतलब है इंटरलॉकिंग का। तो ऐसा किस में मिलता है, डेंस सैंड्स के केस में ऐसा होता है, लूज के केस में ऐसा नहीं होता। तो इन द केस ऑफ द लूज सैंड्स दैट फ्रिक्शन द रेजिस्टेंस इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन, इन द केस ऑफ द डेंस सैंड द रेजिस्टेंस विल बी बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज इंटरलॉकिंग, दोनों की वजह से मिलेगा आपको। इनफैक्ट इस इंटरलॉकिंग की वजह से लगभग 20 से 30% सॉइल की शियर स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा हो जाती है। इंटरलॉकिंग की वजह से लगभग 20 टू 30% तक एक्स्ट्रा शियर स्ट्रेंथ सॉइल के पास में आ जाती है इंटरलॉकिंग की वजह से। ये कंडीशन थी आपके पास। अब जैसे सपोज ऐसे, ये कौन सी सॉइल है, नहीं सैंड तो है, पर कौन सी सैंड है, ये लूज सैंड है। अभी कैसे पता लगा तुम्हें सैंड है, अब इसने बताया कि मैं सैंड हूं, यहाँ पे लिखा थोड़ी मैंने कहीं पर ये सैंड है। ये कौन सी सॉइल थी, ये लूज सैंड है, ये लूज सैंड है, चलो ठीक है, दिस इज लूज, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ऊपर लिखो, चलो ठीक है, इतना ठीक है, दिस इज लूज सैंड, ये लूज सैंड है आपके पास, लूज सैंड। और दूसरा होता है डेंस, डेंस पे ऐसे रखे होंगे पार्टिकल्स, समथिंग लाइक दिस, वॉइड्स के अंदर रखे होंगे पार्टिकल्स, सो ये डेंस सैंड है, डेंस सैंड है, दिस इज डेंस सैंड। अब लूज सैंड में स्ट्रेंथ किसकी वजह से है, शियर स्ट्रेंथ, वो पता लगा तुम्हें, और डेंस सैंड में शियर स्ट्रेंथ किसकी वजह से है, ये चीज भी हमें पता लग गई किसकी वजह से है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर जब हम लोडिंग अप्लाई करेंगे, ऐसे शियर लोडिंग, डेंस में आपने शियर लोडिंग अप्लाई करवाई है, लूज में भी आपने शियर लोडिंग को अप्लाई करवाया, ऐसे 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 शियर लोडिंग अप्लाई करेंगे, शियर कराने तो मतलब ऐसे लोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जब हम शियर लोडिंग अप्लाई करेंगे, इन द केस ऑफ द डेंस सैंड्स, डेंस सैंड के केस में ये बताओ शियर लोडिंग को अप्लाई करने पे वॉल्यूम बढ़ेगी कम हो जाएगी, सॉइल की वॉल्यूम बताओ, कम होगी या फिर इंक्रीज होगी, पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, पहले बहुत स्लाइट इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, सॉरी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद में क्या होगा, इंक्रीज करेगी। कैसे, जब आप यहाँ पे शियर लोडिंग अप्लाई करेंगे तो इनिशियली जो पार्टिकल थे ना, ये इस वॉइड्स में ऐसे जाएंगे, मतलब बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे पहुंचा ना, अब सडनली वॉल्यूम क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आया समझ ही नहीं आया पॉइंट। जब हम डेंस सैंड की बात करेंगे, डेंस सैंड में इनिशियली वॉल्यूम की बात करोगे शियर लोडिंग अप्लाई करने के, तो पहले वॉल्यूम बहुत स्लाइट डिक्रीज शो करेगी, लेकिन इसके बाद में इंक्रीज करेगी। लेकिन इन द केस ऑफ द लूज सैंड्स
वॉल्यूम का क्या होगा, डिक्रीज होगी वॉल्यूम। लूज एंड डेंस सेंड की कंडीशन में जाने की कोशिश करेगी, लूज एंड कोशिश करेगी डेंस की कंडीशन में जाने की, और डेंस कोशिश करेगी किसकी कंडीशन में जाने की, लूज की कंडीशन में जाने की। ऐसा ही तो होगा। आपने यहाँ पे लोडिंग अप्लाई कराई तो ये पार्टिकल भी ऐसे रखे हुए हैं, ये पार्टिकल आएगा कहां पर, स्लाइड होके यहाँ पर आएगा वॉइड के अंदर, तो ये किसकी कंडीशन में आ गई, डेंस की कंडीशन में पहुंच गई। और जो डेंस है वो किसकी कंडीशन में जा रही है, वो लूज की कंडीशन में जा रही है। दिस बिहेवियर, अच्छा यहाँ पर ये बताओ लूज सेंड में क्या आपको कंप्रेशन मिल रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कंप्रेस। और डेंस में एक तरह से एक्सटेंशन, डेंस में क्या हो रहा है, एक तरह से एक्सटेंशन हो रहा है। सो ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप कह रहे हो ना कि भाई डेंस सेंड कोशिश कर रही है लूज की कंडीशन में जाने की, दैट इज कॉल्ड एज डायलेशन। इसे क्या कहते हैं टेक्निकली, डायलेशन कहते हैं इसको टेक्निकली। अब ये सब पॉइंट्स आते हैं, तो आपको ये सब वेरिएशन चेक करने हैं, ये सब वेरिएशन चेक करने हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ रही है, जब आपने शियर लोडिंग अप्लाई करी तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आया, वॉल्यूम पर इफेक्ट आएगा कि भाई आपका जो है डेंस एंड टीस की वॉल्यूम पहले कम होगी, थोड़ी सी कम होगी पोस्ट स्लाइड, उसके बाद क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। और वहीं पे इन द केस ऑफ द लूज में क्या होगा, डिक्रीज करेगी वॉल्यूम विल डिक्रीज। ये कंडीशन आ गई, पहला केस आपके पास है। लूज में शेयर को और बढ़ाएंगे तो हां पार्टिकल ऊपर नहीं जाएंगे, बस हां फिर से ऊपर आ जाएंगे, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। ये तो चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी प्रोसेस। बट अगर एक बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियली क्या बिहेवियर होगा उसके बाद करना। तो लेकिन उसमें डांस में एक बार करा हां तो नीचे चले गए, हां फिर दोबारा से तो करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे वो, तो उसमें भी कैसे ही रहेगा। जब आप यहाँ पे एक बार लोडिंग, ये नीचे तो थे ऑलरेडी पहले, ये नीचे तो ऑलरेडी थे पहले, फिर पहले इंक्रीज करेंगे, इस डेंस की बात करें, ये नीचे तो पहले से ही थे। अब जब आप इसे लोडिंग अप्लाई करोगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे। भाई अंदर तो पहले थी वॉइड्स में, अब जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे बाहर, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे आके ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी। ये मतलब है यहाँ पर जब आप इसको शियर लोडिंग करवा रहे हो, शियर लोडिंग जब आपने कराई तो ये जो अभी इंटरलॉकिंग थी ना यहाँ पे इनिशियली, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे आके जो शियर लोडिंग पे आके इंटरलॉकिंग क्या करेगी, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगी। और जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक करी सडनली वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट था। इंटरलॉकिंग ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये वॉइड्स में से बाहर निकल गया, ये मतलब है इंटरलॉकिंग ब्रेक करने का। इंटरलॉक्ड है, ऊपर वाले पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल के बीच में क्या है, इंटरलॉक्ड है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस हमने देखा, आगे चला है, लिखो इसके बारे में पॉइंट लिख लीजिए कुछ। The shear strength of the dense ends, the shear strength of the dense ends, the shear strength of the dense ends is due to, the shear strength of the dense ends is due to interlocking and friction. Both is due to interlocking and friction. Both दोनों की वजह से होती है, is due to interlocking and the friction. ठीक है, अब लिखो इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस लगभग कितना बताया था आपको, 20 से 30% तक लगभग इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%। इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 20% से लेके 30% तक होता है ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का 20 से 30% तक रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है, आगे को at around 5 to 6% of strain, at around 5 to 6% of strain, at around 5 to 6% of strain। अभी कौन सा strain अप्लाई कर रहे हैं, ये shear strain लगा रहे हो आप यहाँ पे, ये सब किसकी बात चल रही है, shear लोडिंग की बात चल रही है, shear strain की बात हो रही है यहाँ पे। 5 to 6% का shear strain, interlocking phase, interlocking phase, and which causes sudden decrease in shear strength, and which causes sudden decrease in shear strength, and it causes sudden decrease in shear strength। ऐसा ही तो होगा, जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई सडनली क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी एकदम से, सडनली डिक्रीज करेगी। चलो नेक्स्ट, इन लूज एंड्स, अच्छा तो लिख लिया आपने पॉइंट ऊपर या नहीं लिखा है अभी, नहीं लिखा, चलो इन लूज एंड्स द shear strength is due to friction। In loose ends, the shear strength is due to friction only.
ठीक है, आया समझ? अब जैसे क्या था यहाँ पर, जब आप बात करेंगे डेंस सैंड्स की केस की, डेंस सैंड पे आप फ्रिक्शन आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, शियर लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, इनिशियली आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस शियर रेजिस्टेंस मिलेगा, जब तक इंटरलॉकिंग रहेगी तब तक मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स में ऐसा ज्यादा। आप लोड अप्लाई करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, सॉइल फेल नहीं करेगी, शियर रेजिस्टेंस क्या मिलता रहेगा, ज्यादा बहुत हाई मिलता रहेगा। सडनली एक बार इंटरलॉकिंग अगर ब्रेक कर गई ना, एकदम से पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, और सडनली एकदम से स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। ये कंडीशन है रेस्ट। अब लगभग कितने स्ट्रेंथ पर ब्रेक कर जाती है इंटरलॉकिंग, 5 से 6% स्ट्रेंथ पे ब्रेक कर जाती है, और लगभग इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस होता कितना है, 20 to 30% तक आपके पास में इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस होता है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट इन द केस, अब तो यहाँ पे आपको जब अगर डेंस सैंड की बात करोगे तो डेंस सैंड में आपको एक क्लियर कट पॉइंट पता लग जाएगा कि आपकी सॉइल शियर में फेल हो चुकी है, लगेगा नहीं पता लगेगा भाई, जैसे ही उसने इंटरलॉकिंग ब्रेक करी सडनली सैंपल क्या करेगा, बहुत तेजी से फेलियर शो करेगा। इंटरलॉकिंग जब तक नहीं हुई तब तक फेलियर नहीं दिखेगा आपको इतना इजीली, लेकिन जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई नहीं हुआ, सडनली एकदम क्या होगा, वहां पर सडनली एकदम से पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट तेजी से होगा, और जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पहले तो नहीं हो रहा था मूवमेंट, लेकिन एकदम से क्या होने लगा, मूवमेंट होने लगा, तेजी से मूवमेंट होने लगा, क्या समझ जाओगे कि हाँ फेलियर हो चुका है, फेलियर हो चुका है। और लगभग ऐसा कितने पे होता है, लगभग 5 to 6% स्ट्रेन वैल्यू पे पहुंचने पे ऐसा हो जाता है। तो आपको एक क्लियर कट पॉइंट मिलेगा, इन द केस ऑफ द डेंस सैंड्स आपको क्या मिल जाएगा, एक क्लियर कट पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ आपकी जो सॉइल है वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। एसेंट इसमें लूज में ऐसा नहीं होगा, लूज के केस में ऐसा नहीं कंडीशन है। आपको मान के चलिए कि आपको कैसा फेलियर मिलता रहेगा, प्रोग्रेसिव फेलियर मिलेगा, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर आपकी सॉइल फेल कर रही थी। अगर नहीं पता लगा पा रहे तो क्या करोगे, एवरेज, किसका एवरेज लोगे, आप अज्यूम कर लोगे जिस समय पे स्ट्रेन की वैल्यू 20% के आसपास पहुंच गई ना, समझ लो मतलब फेलियर हो चुका है। हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास अगर पहुंच गई स्ट्रेन की वैल्यू तो मान लो क्या हो चुका सॉइल में, क्लियर कट पॉइंट नहीं पता लग पाएगा आपको। तो इस फेलियर को क्या बोलते हो आप, प्रोग्रेसिव फेलियर को कहते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फेलियर कहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा पढ़ा होगा तुमने स्कूल में, एक ब्रिटल फेलियर होता है, सडनली ऊपर जा रहा है फिर एकदम से फॉल करेगा ग्राफ, दूसरे में क्या हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है आगे, पता ही नहीं चल पा रहा है कहां पर जाकर फेलियर हो रहा है, ऐसा पढ़ते हैं ना, ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके पास। अब डेंस सैंड्स का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होता है, किसके जैसे, किसके जैसे होता है, ओवर कंसोलिडेटेड के जैसा होता है। क्यों, पार्टिकल ऑलरेडी बहुत टाइटली पैक्ड कंडीशन में होते हैं वहां पे। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या था, ऑलरेडी पास्ट में बहुत हाई स्ट्रेस आ चुके हैं, पास्ट में ऑलरेडी बहुत हाई स्ट्रेस आ चुके हैं, तो उसकी वजह से सॉइल ऑलरेडी क्या हो चुकी है, बहुत हाई कंप्रेस हो चुकी है। बट जैसे ही स्ट्रेस आज के टाइम पर उस पुराने स्ट्रेस की वैल्यू को क्रॉस करके आगे गए ना, एकदम से क्या मिलेगा फिर आपको, सॉइल आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड कंडीशन में आ जाएगी, और जैसे ही वो नॉर्मल कंसोलिडेशन कंडीशन में आई फिर से सेटलमेंट क्या मिले लग जाएंगे। ये इतना दिक्कत क्या है इसमें बताने में, ज्यादा मिलेंगे ना, वही आपको बताया कि इनिशियली ओवर कंसोलिडेट हो चुकी सॉइल आपकी, अब आपके जो स्ट्रेस वैल्यूज हैं वो ओवर कंसोलिडेशन प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से कम है, सपोज आप शियर लोडिंग लगा रहे हो लेकिन स्ट्रेस कहां पर है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से कम है। तो जब तक आप अभी यहां पे कहां रहोगे, ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन में रहोगे आप, जब तक आप ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन में रहोगे सेटलमेंट क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। वो लिखा भी आपने, लगभग कितना कम होगा, कितना कम होगा, लगभग कम होगा, कितना कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 गुना कम होगा। सीआरएस अप्रोक्सीमेटली 1/5 से लेके 1/10 तक होता है सीसी के कंपैरिजन में, तो लगभग कितना कम होगा, 5 to 10 टाइम्स कम होगा। लेकिन ऐसा कब, जब तक ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन नहीं थी। कर्व कैसा आ रहा है, कॉन्वेक्स आ रहा है, जैसे ही स्ट्रेस क्रॉस कर गया प्री कंसोलिडेशन प्रेशर को, सडनली क्या हो जाएगा, नॉर्मली में आ गई। अब जैसे ही नॉर्मली में पहुंची तो क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा ग्राफ, और कॉनकेव में सेटलमेंट कैसे होते थे, बहुत हाई होते थे। तो बिहेवियर कैसा निकल कर आ रहा है दोनों का, अप्रोक्सीमेटली सेम बिहेवियर निकल कर आता है। जो काम यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर रही है वही काम वहां पर कर रखा है किसने, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ने, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ने वही सेम काम कर रखा है। उसने पार्टिकल को इतना कंप्रेस कर रखा है, पहले से ही इतना कंप्रेस कर रखा है कि उनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है। अब अगर आप उससे ज्यादा बढ़ाओगे स्ट्रेस तब जाके दिक्कत होगी, अदरवाइज आप ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन में अगर रहोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही आपको। आया समझ में कंडीशन, तो ये पॉइंट है आपके पास में। तो इन द केस ऑफ द डेंस सैंड्स आपको क्लियर पॉइंट पता लग जाएगा, ठीक है, 5 से 6% स्ट्रेन पर हो जाता है, लूज में नहीं पता लग पाएगा, प्रोग्रेसिव फेलियर मिलेगा। वॉल्यूम की बात देख ली, डेंस में इनिशियली थोड़ी सी वॉल्यूम क्या कर दी है,
डिक्रीज कर दी तो सडनली क्या करेगी वॉल्यूम, डेंस के केस में है केस, और लूज में क्या डिक्रीज होगा वॉल्यूम, देयर विल बी डिक्रीज इन द वॉल्यूम। से पॉइंट आया आपके पास, चलो लिखो। इसमें एक डायग्राम बना दो ना जस्ट। अब बताओ ये किसके लिए कर बनाया है, ये डेंस का कर बना रखा है आपने। इनिशियली कितनी हाई वैल्यू मिली है आपको स्ट्रेंथ की, देखो, और स्ट्रेन बढ़ाते जा रहे हो आप, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पर आकर सडनली क्या हुआ, फॉल कर गया। इससे क्या पता लगा आपको, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी है। लगभग कितने स्ट्रेन थे, 5 to 6% स्ट्रेन पर इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी होगी। ओके, अब आगे क्या है कंडीशन, ये वाला कर्व किसके लिए होगा, ये लूज के लिए कर्व है, ये लूज के लिए कर्व है। प्रोग्रेसिव फेलियर मिलता जा रहा है आपको। देखो जरा, अभी किसके बीच में आपने बनाया, शियर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ऐसा ही होगा ना, बना लीजिए कर। शियर स्ट्रेस है, शियर की बात चल रही है, ये ऊपर वाला कर्व शो करते हैं ना किसके लिए, डेंस एंड के लिए, ऊपर वाला कर्व होगा डेंस एंड के लिए। अब वो पॉइंट तो याद होने चाहिए तुम्हें सब पुराने, ये ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन में है, नॉर्मल में है। ऊपर वाला कर्व किसके लिए, डेंस सेंट्स के लिए, और नीचे वाला कर्व लूज सेंट के लिए। चलिए नीचे वाला कर्व होगा लूज सेंट के लिए। ओके, अब इसमें ये भी बताया कि लगभग कितने परसेंट पे आप फेलियर मान लेते हो लूज के लिए, 20 टू लगभग 20 से लेके जब 25% तक पहुंच जाते हैं ना स्ट्रेन, आप क्या मान लेते हो, फेलियर हो चुका है। और मुझे ये बताओ ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी, 5 से लेके 6% तक, ये 5 से 6% तक रहा होगा, डेंस हो गया है, लूज हो गया। तो कैसा फेलियर मिल रहा है ये समझ में आ रहा है आपसे, प्रोग्रेसिव फेलियर रहेगा इन द केस ऑफ द लूज। तो आप एकदम क्लियर कट पॉइंट पता लग जाएगा डेंस के केस में। और ये पॉइंट लिखा हुआ है तुमने कि जनरली उसका बिहेवियर जो होता है वो तो डेंस का सेम होता है एज कंपेयर्ड एज दैट ऑफ ओवर कंसोलिडेटिव जैसे बिहेव करती है। ठीक है, अभी तो लिखा हुआ पॉइंट है, इसको लिखवाने की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है कि द बिहेवियर ऑफ द dense sand is same as that of loose sand, sorry over consolidated case, और उसका उसके जैसा होता है, ऐसा बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो लिखा हुआ पॉइंट है। अब उसका रीजन भी बताया, थोड़ा सा नो सेम होता है, ये सब बिहेवियर की तो नहीं, बिहेवियर की तो बात कर रहे हो कि भाई वॉल्यूम चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ये सब बिहेवियर की तो है, लोड अप्लाई करने के। आगे एक पॉइंट स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन है इधर स्ट्रेन का रखा है शो, ये 5 से 6% स्ट्रेन है, और इधर ये 20 to 25% स्ट्रेन पे हम मान लेते हैं कि फेलियर हो चुका है। ये पॉइंट लिखो जरा, इन डेंस सेंस। अब आपको कुछ कर्व देखने हैं, यहाँ पर कर्व देखने हैं कि डेंस सेंड में वॉल्यूम का वेरिएशन कैसे आता है, शियर के साथ में पोर वाटर प्रेशर का बिहेवियर कैसे आएगा, शियर के साथ में वॉइड रेशियो पे क्या कैसा फर्क पड़ेगा, शियर के साथ में सब कर्व आएंगे आपके पास, यहाँ पे करके कुछ। और ये सब टेस्ट वाली चीजें हैं सब, ये सब किसके बेस पे हो रहे हैं, ये टेस्ट रिजल्ट्स आप देख रहे हो डायरेक्टली, आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई इसमें हो रहा है क्या, डिक्रीज होता आपको दिखाई देता है वॉल्यूम का, ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत फील भी कर सकते हैं इसको कि क्यों हो रहा होगा ऐसा, बट है कैसे, सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें हैं कि आपको यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने हैं। जैसे पहला वेरिएशन मैंने बता दिया तुम्हें, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम पहले कम होगी थोड़ी सी और फिर क्या करेगी, सडनली बढ़ जाएगी, लूज में बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको वॉल्यूम, सॉरी कम होती दिखाई देगी। हाँ लिखो जरा, in dense sense there will be slight initial decrease in volume, there will be slight initial decrease in volume, in dense sand there will be slight initial decrease in volume, there will be slight initial decrease in volume, ठीक है,
there will be slight initial decrease in volume due to increase in interlocking, and then expands, मतलब आया समझ? अब खुद से सोच के देखो ना भाई, इनिशियली जब आपने शेयर लगाओगे वो ऑलरेडी वॉइड में थी, तो इनिशियली थोड़ा सा इंटरलॉकिंग क्या करेगी, बढ़ेगी। जब आप शेयर लगाओगे इनिशियली आपको थोड़ा सा इंटरलॉकिंग में इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट एक पॉइंट पर आकर इंटरलॉकिंग ब्रेक कर जाएगी और उसके बाद में सडनली क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होगा मतलब वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करनी शुरू कर देगी। आगे लिखो पॉइंट, लूज एंड्स shows decrease in volume. Loose ends shows decrease in volume on increasing the shear strengths. On increasing the shear strengths. On increasing the shear strengths. और ये वाले जो भी कर्व बनाएंगे इनसे इस साल क्वेश्चन है तुम्हारा गेट में। इन कर्व से जो कर्व बना रहे हैं अभी इस साल क्वेश्चन आया है गेट में। इधर होगा आपके पास में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन है। अब ये कौन सा स्ट्रेन है, शियर की बात चल रही है यहाँ पर। अब आप शियर के साथ वेरिएशन देख रहे हो वॉल्यूम का, ठीक है, इधर लिख लो इनफैक्ट ये क्या है आपका शियर, शियर स्ट्रेन। इधर वॉल्यूम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये ओरिजिन है आपकी, ये ओरिजिन कंसीडर करिए, इधर है वॉल्यूम और इधर भी वॉल्यूम है। इस साइड वॉल्यूम क्या होगी, पॉजिटिव, ऊपर दिखा रहे हैं पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब बढ़ रही है ऊपर वॉल्यूम और अगर कम हो रही है तो नीचे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो बात कर रहे हैं हम डेंस की, डेंस की केस में इनिशियली क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी। इनिशियली क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी। अगर इनिशियली वॉल्यूम कम हो रही है तो किधर आएगा, कर्व ऐसे, लेकिन फिर क्या करेगी वॉल्यूम, ऐसे बढ़ेगी, इसके बाद बढ़ेगी। इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई यहाँ पे, जब तक डिक्रीज हुई वॉल्यूम, इसका मतलब है कि अब इंटरलॉकिंग क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। लगभग कितने स्ट्रेन पर हो जाती है, 5 से 6% स्ट्रेन पर हो जाती है। पहले कम हुई वॉल्यूम थोड़ी सी और फिर क्या कर गई, एकदम से बढ़ गई वॉल्यूम। अब इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे बताओ, वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऊपर वाला कर्व किसके लिए बनाया है, डेंस के लिए। ऊपर वाला कर्व है डेंस के लिए, ऊपर वाला कर्व है डेंस सैंड के लिए। फिर सैंड की बात चल रही है ना, हम क्ले का डिस्कस कर रहे हैं, ये सैंड की बात चल रही है, बट क्ले में भी तो सेम होगा, सेम ही तो होगा। क्ले में भाई डेंस सैंड है तो वो किसके जैसा बिहेव करेगी, ओवर के लिए तो सेम जैसा डेंस सैंड में हो रहा है ऐसे सेम किसमें होगा, ओवर में, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में। तो अलग से ही बनाएंगे दोनों के लेकर। अब यहां से समझ में आ गया तुम्हें डेंस सैंड किसके जैसे बिहेव करती है, ओवर के जैसे बिहेव करती है। दैट मींस जो डेंस सैंड का बिहेवियर है भाई किसके जैसा, किसका होगा, सेम ओवर का बिहेवियर होगा। तो जैसे इसके लिए कर्व बन रहा है वैसे सेम उसके लिए बन जाएंगे, अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा लूज सैंड का कर्व बन रहा है ऐसे किसके लिए बनेगा, नॉर्मल के बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे ऊपर वाला कर्व किसके लिए, डेंस सैंड के लिए, और नीचे वाला कर्व किसके लिए, लूज सैंड के लिए। नीचे वाला कर्व होगा आपका लूज सैंड के लिए। अब ये लूज सैंड के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। लूज सैंड के बराबर में क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम डिक्रीज करिए, दैट मींस क्या है आपके पास, कंप्रेशन है। लिख लो जरा यहाँ पे कंप्रेशन। लूज सैंड में क्या चल रहा है, कंप्रेशन चल रहा है। और डेंस सैंड में क्या चल रहा है, एक्सपेंड, एक्सपेंड लिख लीजिए, एक्सपेंड, ठीक है। अब इस कर्व के बराबर में लिख लो, ये कर्व किसके बीच में है, ये कर्व है चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस शियर स्ट्रेन के बीच में। ये कर्व किसके बीच में होगा, चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस शियर स्ट्रेन।
चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस शियर स्ट्रेन। बताओ आया समझ? तो ये दोनों करवा गए आपके पास। अब अगेन बताया ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें हैं। नेक्स्ट हम वेरिएशन देख रहे हैं किसके लिए? पोर वाटर प्रेशर वर्सेस देखेंगे शियर स्ट्रेन का वेरिएशन, कि शियर स्ट्रेन के साथ में पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होता है। जस्ट इसका बिल्कुल एकदम अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट एकदम। अपोजिट कैसे? डेंस के केस में अभी क्या हो रहा था, इनिशियल वॉल्यूम क्या करती है, डिक्रीज करती है, और फिर क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। तो पोर वाटर प्रेशर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इनिशियली डिक्रीज कर रही है, पोर वाटर प्रेशर इनिशियली बढ़ता है। इनिशियली पोर वाटर प्रेशर क्या करता है, बढ़ेगा, देन सडनली क्या करेगा, वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। बट इन द केस ऑफ द लूज सेंड्स पोर वाटर प्रेशर विल इंक्रीज, पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन है। तो कर्व कैसे बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी एकदम। ये कहां पहुंच जाएगा आपका, ऊपर, और ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कर्व बना रहे हैं चेंज इन पोर प्रेशर वर्सेस शियर स्ट्रेन के बीच। चेंज इन पोर प्रेशर वर्सेस शियर स्ट्रेन वर्सेस शियर स्ट्रेन। अब अलग बनाना पड़ेगा। चलो भाई, इधर पोर प्रेशर है, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव शो कर रखा है। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। इधर आपके पास क्या रहेगा, शियर स्ट्रेन रहेगा, देयर विल बी शियर स्ट्रेन। सो बताओ किस तरह बनेगा जरा, ऐसे बनेगा। ये किसके लिए बनाया आपने, ये लूज के लिए बनाया है। और दूसरे वाला कैसे होगा, पहले तो ऊपर जाएगा ना थोड़ा सा, ऐसे। अब ये शो कर लो यहाँ पे, ऊपर वाला कर्व किसके लिए, लूज सेंड्स के लिए है। ऊपर वाला कर्व है लूज सेंड्स के लिए, और नीचे वाला कर्व डेंस सेंड्स के लिए। नीचे वाला कर्व है डेंस सेंड्स के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो जरा, देखो एक सेकंड। ये ऊपर वाला कर्व किसके लिए था, लूज के लिए था, और नीचे वाला डेंस के लिए। को पॉइंट आ, when the loose sand is sheared, when loose sand is sheared, when loose sand is sheared, when loose sand is sheared, it tries to achieve the condition of dense sand. It tries to achieve the condition of dense sand. It tries to achieve the condition of dense sand. ठीक है, dense sand. And when the dense sand is sheared, and when the dense sand is sheared, and when the dense sand is sheared, it tries to achieve the condition of, when dense sand is sheared, it tries to achieve the condition of,
It tries to achieve the condition of loose end, which is technically called as dilation. Which is technically called as dilation. Which is technically called as dilation. ठीक है, आया समझिए पॉइंट? इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, डायलेशन कहते हैं। जब डेंस एंड आपकी जिस तरह से कंडीशन अचीव करने की कोशिश कर रही है, मतलब टेक्निकली एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, डेंस एंड एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, लूज की कंडीशन में जाना चाहती है, मतलब वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, मतलब इसको डायलेशन कहते हैं। लिख लो जरा the expansion tendency of dense end, the expansion tendency of dense sand, the expansion tendency of dense sand is called dilation. Is called dilation. Is called dilation. Is called dilation. चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वॉइड रेशियो के बारे में। आपने देख लिया पोर प्रेशर का कंडीशन, पोर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा है इसके साथ में, शियर के साथ। आपके पास में कंडीशन आ गई, वॉल्यूम वाली कंडीशन आ गई। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, वॉइड रेशियो के साथ, वॉइड रेशियो का फर्क देखना है किसके लिए, ये इसके शियर के साथ में, शियर के साथ में वॉइड रेशियो पे क्या फर्क आएगा वो तो कुछ समझ सकते हो। हां सेम वॉल्यूम से आइडिया लगा लो कि आप कैसा इफेक्ट आएगा, निकल कर ऐसे समझ सकते हैं। लिखो पॉइंट करके इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेन। वॉइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेन। लूज में इनिशियली वॉइड रेशियो क्या रहा होगा, ज्यादा था। इनिशियली लूज में वॉइड रेशियो ज्यादा था, आप उसको शेयर कर रहे हो, क्या होगा वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, कम होगा वॉइड रेशियो। हाई कंडीशन डेंस में इनिशियली वॉइड रेशियो कैसा रहा होगा, डेंस में कम रहा होगा। तो जब आप उसको इनिशियली शेयर करोगे, पहले थोड़ा सा और कम होगा, इनिशियली कम रहा होगा पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कम होगा क्योंकि इंटरलॉकिंग बढ़ेगी। वो आया ना समझ, पहले वॉल्यूम कम होती थी, जब वॉल्यूम कम हो रही है तो पहले थोड़ा सा कम होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आया समझ, ये वेरिएशन है जस्ट। सो लूज में पहले ज्यादा था, कम होगा, कम हो जाएगा शेयर होने के बाद। डेंस में क्या हो रहा था, डेंस में पहले कम था, जब आप उसको शेयर करोगे पहले और थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर क्या करेगा उसके बाद, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिखो पॉइंट, loose ends when sheared, loose ends when sheared, they show a decreasing void ratio. They show a decreasing void ratio. They show a decreasing void ratio. They show a decreasing void ratio from initial large value. From initial large value. From initial large value. ठीक है, from initial large value लिख लो इसमें EIL, ऐसे लिखो EIL से लेके ECR तक, ECR तक। भाई समझेंगे क्या मतलब, EIL से लेके ECR तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब IL का मतलब क्या है, इनिशियली लार्ज, इनिशियल लार्ज मतलब है, और CR का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल होता है। सो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा एक तरह से। ठीक है, चलो मैक्सिमम भी तो होता है क्रिटिकल। अब ये बताओ लूज के केस में कंडीशन कैसी थी आपके पास, प्रोग्रेसिव था, कैसा पीरियड था, प्रोग्रेसिव। अब सपोज करो तुम्हें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता करेंगे, सेकंड पता करोगे, कौन सा पता करोगे, सेकंड पता करोगे। अब कौन सा होता है सेकंड वाला, हाँ कौन से वाला होता है बताओ, टेंजेंट, कहां से कहां तक करेंगे टेंजेंट,
टेंजेंट कहां से कहां तक होगा बताओ? किसी भी पॉइंट तक ना, ओरिजिन से लेके कर्व पे किसी भी पॉइंट तक आप कर सकते हैं, उसका जो स्लोप आपको दिखाई देगा दैट विल बी सेकंड। और टेंजेंट वाला किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दीजिए, उसका जो स्लोप होगा। और ओरिजिन ये इनिशियल वाला ओरिजिन पे बताता है, ओरिजिन पे बताता है। जो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का, वो कौन से वाला होता है? सेकंड वाला होता है। चलो ठीक है, सेकंड वाला होता है। देखो in dense sense as the shear strain is increased, in dense sense as the shear strain is increased, void ratio increases, void ratio increases, void ratio increases with initial decrease, with some initial decrease, void ratio increases with some initial decrease। ऐसा ही तो होता है ना, इंक्रीज करता है with some initial decrease, कुछ initial decrease के साथ में with some initial decrease, and approach to a constant value, and approach to a constant value of ECR, ECR क्या होता है? क्रिटिकल वॉइड रेशियो था ना, लिख लीजिए क्रिटिकल वॉइड रेशियो, क्रिटिकल वॉइड रेशियो। ठीक है, चलो अभी बताओ, इनिशियल वॉइड रेशियो ECR से कम है, इनिशियल वॉइड रेशियो किससे कम है? ECR से कम है, मतलब कम है वॉइड रेशियो, तो वॉल्यूम पर क्या होगा? वहां पर कम होगी ज्यादा होगी? शेयर करने पे इनिशियली कम है, ECR से इनिशियली कम है, आप उसको शेयर कर रहे हो, तो जब आप उसको शेयर करना शुरू करोगे, इनिशियली कम है, वॉल्यूम क्या करना शुरू करेगी? शेयर करने पे बढ़ना शुरू होगी ना, वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कौन से केस में ऐसा होता था? ऐसा कौन से केस में होता था? डेंस वाले में ना, डेंस वाले में इनिशियली कमी तो होता है, इसके कंपैरिजन में काफी कम होता है ना, क्रिटिकल के कंपैरिजन में कम रहता है। लेकिन अगर डेंस में लूज में बात करोगे तो लूज में इनिशियली ज्यादा क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, इनिशियली ज्यादा रहा होगा, इनिशियली ज्यादा रहा होगा, अब आपने उसको शेयर करना शुरू करा, वॉइड रेशियो क्या करेगा? कम होगा, वॉल्यूम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना, डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। लिखो एक पॉइंट लिख लो, when EIL more than ECR, when EIL more than ECR, so volume will बताओ increase या decrease? Decrease करेगी ना, volume will decrease, volume decrease करेगी। चलो और आगे when EI, अब इसमें EI लिखना, यहाँ पर L मत लिखना दोबारा से दूसरे वाले केस में, क्योंकि वो पहले वाला है, वहां पे क्या रिप्रेजेंट, वो लार्ज को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे लिखेंगे when EI is less than ECR, in that case वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ना। बताओ आया नहीं आया समझ? अब यहाँ पे लिख लो, EI क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इनिशियल वॉइड रेशियो बता रहे हैं, इनिशियल वॉइड रेशियो बता रहा है, इनिशियली लार्ज वॉइड रेशियो, इनिशियल लार्ज वॉइड रेशियो, इनिशियल लार्ज वॉइड रेशियो बता रहे हैं। चलो इनिशियल लार्ज वॉइड रेशियो, ठीक है। अब देख लो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इधर मान लीजिए आपकी ओरिजिन हो गया ECR, ECR के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ज्यादा है कम? लूज की केस में जब क्या रहा होगा? ECR से इनिशियली कम होगा, ज्यादा रहा होगा ना, ज्यादा रहा होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? EIL लिखोगे ना, EIL लिखोगे, यहाँ पर क्या होगी कंडीशन? ऐसे होगा ना, बताओ ये कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन। और यहाँ पर क्या होगा?
इनिशियली कब रहा होगा, इनिशियली कम है ना, तो कम मान लो आप, चलो यहाँ पर है ई आई बोला था आपने, इसे ई आई कहा था ना। अब जब इसको शेयर करोगे तो थोड़ा सा इनिशियली क्या होगा, कम होगा, और फिर क्या करेगा, ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब ये कर्व आया, इस पर आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक गेट का, इन तीनों में से पता नहीं कौन सा पूछ रखा है, पहले वाला पूछा था, ये वॉल्यूम वाला, ऐसे करके जो बना था। अब पेपर में बता देना, ऐसे बना देंगे बस, हो जाएगा काम। आया ना? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पास में, अब लिखो इसमें। अब मेन डेफिनेशन लिखते हैं डिफ्यूजन की, क्या होता है। अब ये वेरिएशन पता होना चाहिए था आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना पहले, कि भाई किस तरह से होती है कंडीशन। देखो, when loose saturated sands, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आ गया आपके पास। कंडीशन कैसी है सॉइल की, लूज है, सैचुरेटेड सैंड है, कहां पर मिलती है ऐसी सैंड, समुद्र वगैरह के आसपास ना। when loose saturated sand deposits are subjected to sudden shock, are subjected to sudden shock, are subjected to sudden shock, are subjected to sudden shock or dynamic loading, are subjected to sudden shock or dynamic loading, or dynamic loading like earthquake, comma pile driving, like earthquake comma pile ड्राइविंग। जब पाइप को अंदर ड्राइव करेगी ग्राउंड के अंदर, तब भी तो क्या डेवलप होगी, वाइब्रेशंस होंगे, तब तक शॉक लोडिंग ही तो है वो। या फिर अर्थक्वेक आ जाए सडनली, हम हैवी मैग्नेटिक लोड के, शॉक लोडिंग है वो भी। सो व्हेन loose saturated sands are subjected to sudden shock or other dynamic loading, they may lose a part of or all of their shear strength, all of their shear strength, or all of their shear strength। ठीक है, आगे लिखो। There is a tendency of rapid decrease in volume, there is a tendency of rapid decrease in volume, there is a tendency of rapid decrease in volume, there is a tendency of rapid decrease in volume of loose sands, there is a tendency of rapid decrease in volume of loose sands under sudden loadings, ठीक है, under sudden loadings, ठीक है। Hence there is a sudden increase in pore water pressure, hence there is a sudden increase in pore water pressure, hence there is a sudden increase in pore water pressure, hence there is a sudden increase in pore water pressure, there is a sudden increase in pore water pressure, and consequently an equal decrease in effective stress, consequently an equal decrease in effective stress, ठीक है, and consequently an equal decrease in effective stress, and if this decrease is such that, and if this decrease is such that, and if this decrease is such that, if this decrease is such that the effective stress reduces to zero, such that the effective stress reduces to zero, such that the effective stress reduces to zero, the soil in localized zone, the soil in localized zone, the soil in localized zone, the soil in localized zone
zone will be transformed into liquid. Will be transformed into liquid with zero shear strength. 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 With zero shear. So ये कंडीशन आ गई आपके पास. And this process इसको क्या कहते हैं? लिक्विफेक्शन कहते हैं. अब समझो इसमें क्या होगा. भाई सडनली एकदम शॉक लोडिंग हुई. सडनली शॉक लोडिंग हुई. लोडिंग में भी बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन. कोई मशीनरी है, मशीनरी की वाइब्रेशंस आ गई, कोई फाइल आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी वजह से हो गई सडनली शॉक लोडिंग. कैसे सडन वहां पर शॉक लोडिंग होगी? इन दैट केस दिक्कत क्या होगी आपके पास? जो हमारी लूज सैचुरेटेड सैंड्स होती है, चांसेस हैं कि वो अपना कुछ ना कुछ shear strength लॉस करेंगी. जब सडनली आप किसी के ऊपर लोडिंग अप्लाई करोगे तो उसका क्या होगा? लॉस होगा स्ट्रेंथ का उसका कुछ ना कुछ. तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस कितना आपने अप्लाई करवाया, हो सकता है कुछ पार्ट लॉस हो shear strength का, फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी shear strength क्या हो जाए? लॉस हो जाए. अब जब आप सॉफ्ट लोडिंग अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज करती है, लेकिन कोर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है. आपने देखा भी लूज सैंड्स का बिहेवियर, कोर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है. जब कोर प्रेशर इंक्रीज करेगा, देयर विल बी अ डिक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू. ये तो पता ही है तुम्हें. भाई टोटल तो कांस्टेंट रहना है. अगर कोर प्रेशर बढ़ा दिया तो इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा. अगर इफेक्टिव कम होता जा रहा है, इफेक्टिव कम होता जा रहा है, मान लो क्या कोहेजन है वहां पर? कोहेजन तो है नहीं. कोहेजन नहीं है, इफेक्टिव कम होता जा रहा है. अगर इफेक्टिव कम होते होते जीरो हो गया, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस कम होते होते कितना हो जाए? मतलब कोर प्रेशर आप इतना ज्यादा बढ़ा दो कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए? जीरो हो जाए. इन दैट केस शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अगर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गई, क्या वो कोई किस तरह का लोड बेयर कर पाएगी? कोई लोड नहीं बेयर कर पानी अपने ऊपर. अगर लोड बेयर नहीं कर पा रही तो चल नहीं पाओगे उसके ऊपर. स्ट्रक्चर सपोर्ट करने की तो बात बहुत दूर की है. ऐसा होता है ना, फील्ड में कभी खेत में जाते होंगे, वहां पर पूरा पानी डाल रखा है तुमने, उसके ऊपर चलते हैं मिट्टी के ऊपर, फील्ड में खेत में जाके वो अंदर जाते जाते हैं ना. ऐसे देखा है कभी? देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा. वो क्यों होता है ऐसा? खत्म हो जाती है बिल्कुल. ये सब रीजन ही तो है. ऐसा सेम तुमने पढ़ा था पाइपिंग में भी. शियर स्ट्रेंथ क्या हो गई थी? एसवाई क्विक्सैंड कंडीशन. शियर स्ट्रेंथ क्या हो गई थी आपकी? जीरो हो गई थी. शियर स्ट्रेंथ अगर जीरो हो गई थी, वाटर के साथ फ्लो करने लग गई थी सॉइल. सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी इस तरह का रूल. ऐसा ही होता है दलदल में. वो हमारे वेट को बियर नहीं कर पाती. अंदर उसमें अंदर जाते जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं. सेम यहाँ पर भी तो. यहाँ पर क्या है? सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर का जो हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? एक्चुअली स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर पाएगी. शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गई, स्ट्रक्चर कहां पहुंच जाएगा? हमारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाएगा. ऐसी कंडीशन आ जाएगी. कोई किसी तरह का लोड सपोर्ट नहीं कर पाएगी. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं टेक्निकली? लिक्विफेक्शन कहते हैं. बहुत हाई ट्रिमेंडस सेटलमेंट मिलते हैं. छोटे मोटे सेटलमेंट नहीं मिलेंगे, बहुत खतरनाक सेटलमेंट मिलेंगे, बहुत खतरनाक. अब होगा कहां पर? जनरली जहां पर तुम्हें लूज सैचुरेटेड सैंड्स मिलेगी. कहां पर मिलती है? मैरीन रीजन्स पे, समुद्र के आसपास मिलेंगी इस तरह की कंडीशंस. ये कंडीशन थी. अब इसमें क्वेश्चन आया है आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कर्व से, और ये पूछा है आपका कि भाई लिक्विफेक्शन किस सॉइल्स में होता है जनरली. ये क्वेश्चन आया है आपको एक तो बस लिख लो जरा इसमें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लिक्विफेक्शन. This process is called liquefaction, and which naturally found near, and which generally found near, and which generally found near river banks, which generally found near river banks, river bank, या फिर sea oceans, oceans. ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपके पास. फिर लिक्विफेक्शन की कहानी आ गई. डेंस सैंड में दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी. क्यों दिक्कत नहीं होगी? कोर प्रेशर क्या करेगा वहां पे? डिक्रीज करेगा. कोर नेगेटिव कोर प्रेशर था इनफैक्ट वहां पर प्रेशर कैसा था? नेगेटिव कोर प्रेशर था. नेगेटिव जा रही थी वैल्यू. अगर वैल्यू नेगेटिव जाती जा रही है, नेगेटिव कोर प्रेशर डेवलप हो रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करता है? इंक्रीज करता जाता है. इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है. इनफैक्ट अगर उसमें ऐसी कंडीशन होगी तो उनकी तो फायदा है, इनके लिए दिक्कत है, उनके लिए फायदा है. सो ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमेशा खराब ही रहेगा. वो तो अगेन आपकी देखो फिर से वही एप्लीकेशन आ गई. किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए क्या है? बुरा है. कुछ अच्छा बुरा नहीं है दुनिया में. ऐसी कंडीशन आ गई. उसके लिए खराब था, इसके लिए कैसा है? अच्छा होगा. शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी सॉरी. सो बेनिफिट मिल जाएगा इनको. ठीक है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब किस पे डिपेंड करता है?
सिचुएशन कैसी है, जो आज अच्छा है वो कल कैसा होगा, बुरा भी होगा, और जो कल अच्छा था वो आज कैसा है, बुरा है। और जो कल बुरा होगा वो कभी प्यारा होगा, अच्छा भी ना होगा। ऐसी कंडीशन है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब डिपेंड करता है टाइम पे। भाई आज जो डिसीजन है आज वो अच्छा है ना, अब वो कल तुम्हें बुरा दिखाई देगा, तो अच्छा बुरा क्या है बताओ, आज अच्छा था कल बुरा हो गया, ऐसी कंडीशन है। चलो तो इसमें ये भी हो गया ना। अब बाकी और क्या लिखना है बताओ। वो वाला कर्व आपको बताया ही है कि जैसा डेंस के लिए कर्व बनता है वैसा ही किसके लिए बनेगा, सेम ओवर कंसोलिडेटेड के लिए बन जाएगा, सेम एक्जेक्टली बनेगा। तो बनाकर दिखा देते हैं यहाँ पे ना, बिहेवियर सेम है दोनों का बिल्कुल। इसमें ऐसे हुआ था और ये कैसा हुआ था, ये वॉल्यूम का, ये कौन से वाला कर्व है, शियर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला कर्व है। ऐसा ही तो था ना कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला। लिख लो इसमें जरा, इधर क्या होगा, शियर स्ट्रेस एंड इधर स्ट्रेन। लिख लो शियर स्ट्रेस एंड इधर क्या है आपके पास, स्ट्रेन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। अब ये ऊपर वाला कर्व किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड के लिए कर्व, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। और ये वाला कर्व किसके लिए, दूसरे वाला नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के लिए कर्व, ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के कर्व, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले। ये कंडीशन आ गई। सो दिस इज द पॉइंट। सो ये सब था बताओ। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई नहीं है ना, ये है कोई तो ये शेयर वाला आपका मैटर है। शेयर हो गया आपके पास, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक। एक वो जस्ट बचा है आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसको मैं करा दूंगा कभी भी अपने हिसाब से। कभी भी जब भी मुझे टाइम दिखाई देगा तो अपने अकॉर्डिंगली खुद करा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें, मोस्टली मैक्सिमम मान के चलिए आप जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आपका, अब जो नेक्स्ट कभी का शेड्यूल उसी के बीच में कभी भी करा दूंगा। नेक्स्ट मेरे ख्याल से हो सकता है जो भी लगेगा तो बिल्कुल हाई पे हो सकता है, या फिर जो भी होगा सब्जेक्ट इसी के बीच में कभी भी टाइम निकाल के आधे घंटे का, 1 घंटे का कवर कर देंगे उसको। तो अपना सॉइल वाला पार्ट आपका ओवर है, ऑफिशियली ओवर है। अब वो मेरा पर्सनल मैटर है जो भी, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें 1-1.5 घंटे का डिस्कशन, क्वेश्चन भी कराने हैं, 2-4 क्वेश्चन कराने हैं, तो अपना कर लीजिए अभी कर लीजिए, बट करा दूंगा मैं डेफिनेटली। ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, 1 महीने के अंदर उसको कर लेंगे, जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट मिलेगा आपका इसी बीच में कवर कर देंगे। अपना क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस सब सॉइल वाले। देखो कितने टाइम बाद खत्म हुआ है सर, तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है सर पिछले दिन कितना बड़ा पहाड़ खत्म हो गया। अब फाउंडेशन बचा है आपका, तो ये करेक्ट सब्जेक्ट है ना, फाउंडेशन बचा है, वो करेक्ट सब्जेक्ट है। चौबीस 5 तो कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 80 दिन हो गए। 80 दिन तो तुम वो देख रहे हो ना पूरी ड्यूरेशन, ऐसे देखो एक्चुअली वर्किंग डेज कितने होते हैं। वर्किंग डेज मेरे ख्याल से लगभग कितनी छुट्टी होंगी बीच में, 20 तो होगी आराम से, 10 छुट्टी हुई है। लेक्चर तो 56 लेक्चर्स हैं इस बार के जो है, 56 लेक्चर्स हैं, तो 56 लेक्चर का मतलब आप मान लो ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन 2 घंटे, कितने घंटे हो गए 112, और लास्ट वाले लेक्चर्स तो उससे भी ज्यादा हो गए थोड़े, तो लगभग 120 घंटे हो गए। पहली बार इतनी सॉइल बढ़ाई है मैंने। नहीं तो जनरली जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 85 90 आवर्स में खत्म हो जाता है। ऑनलाइन का इफेक्ट है और कोई इफेक्ट नहीं, अदरवाइज कोई इतना टाइम तो नहीं लगता है। अभी लास्ट के टॉपिक आप देखो कितना जल्दी जल्दी खत्म हुआ है, ये जो आपका जब से ऑफलाइन चलना शुरू हुआ, शुरू के टॉपिक्स में टाइम लगा थोड़ा सा, बड़ा सा देखता हूं थोड़ा ही नहीं। कल का रहेगा क्या,
हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी होगी बस, हाइड्रोलॉजी खत्म करा दूंगा फुली में कल, अगर नहीं भी होता एक हो जाएगा वैसे ना, कल हो जाएगा आराम से, क्योंकि इतना नहीं कर सकता। एक टॉपिक मान लो बस आप जस्ट, जिसमें मेरी टाइम लगेगा वो एक टॉपिक है। तो क्वेश्चन कर ली तुमने प्रीवियस ईयर के जैसे? तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई क्वेश्चन हो ही नहीं रहे होंगे तुम्हारे से। हाँ वही मैंने मोस्ट ऑफ द बोला ना मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोले। मोस्ट ऑफ द का मतलब है लगभग 90% 95% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 4-5% हर कोई इंसान कभी भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरे कराए हुए से आपका 100% हो सकता है, ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता। जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर्स का, जहां से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम उसके हिसाब से पढ़ा देते हैं। देख लो 120 घंटे के बाद भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा कि ये भी छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। 140 घंटे पढ़ लोगे तब भी नहीं होना कंप्लीट। बहुत सारी चीज है। अब कोई एक चीज आ रखी है, मान लो सिर्फ 10 साल पहले 15 साल पहले एक बार आ गई, तो उसके ऊपर कोई ऐसा जितना टाइम देने से बेनिफिट नहीं होता ज्यादा खास। ये कि उससे बेहतर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो कि कोई दूसरा प्रैक्टिस कर लो सही से क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कोई ज्यादा टॉपिक कर दो, तो ज्यादा उससे कोई बेनिफिट नहीं है टाइम बर्बाद करने से। मतलब जितना पढ़ाया है तुम्हें उतना कर लो तुम आराम से, और कन्वेंशनल कर लेना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कुछ। सबसे पहला तो क्या रखना है टारगेट, बस प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले तो वही आपके माइंड में कि भाई सबसे पहले क्या क्वेश्चन हो जाए पूरे कंप्लीट, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए, फिर 3-4 बार कंप्लीट हो जाए प्रीवियस ईयर के। जो क्वेश्चन कोई थोड़ा सा टफ दिखाई देता है उसको मार्क कर लो। जब दूसरी बार प्रैक्टिस करने बैठोगे तो सिर्फ उसी को कर लो, ऐसा नहीं कि दोबारा फिर पूरी की पूरी बुक उठाकर बैठ गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना ऐसे बहुत सारे जो तुम्हें दिखाई दिए होंगे, जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट पता लगा होगा, जिसमें अटक रहे होंगे, उनको मार्क करके रख लो। मार्क करके रख लो, जब दोबारा प्रैक्टिस करेगी सिर्फ उसको कर सकते हैं रिवाइज, या उसी को कर सकते हैं प्रैक्टिस। एक वो तुम्हें फाइल भी भेजी थी नोट्स के लिए, अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो उसको अगर तुमने यूज करोगे तो वो तो प्रैक्टिस चीज है वो, बट लग नहीं रहा मुझे तुमने यूज करेगा अभी। थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन होगा। हाँ हाइड्रो क्या थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ऐसा जितना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। वो उसमें लिखा है ना क्लियर कट ह्यूमन एरर, उसमें लिखा भी है। हो सकते हैं थोड़े बहुत 1-2 एरर होंगे, भाई कोई इंसान लिख रहा है इतनी मेहनत से करी होगी किसी ने, तो ऑब्वियसली हर किसी से गलतियां तो हो ही जाती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप उसको उसकी गलती पे जज कर देंगे। एक गलती हो गई क्या बात हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इनफैक्ट वी शुड नेवर जज एनीवन, हमें किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। किसी की क्या कंडीशन है, कैसा है, कोई क्या कर रहा है, सब उसको पता है। ठीक है, बताओ क्या कर रहे हैं। बोलो घर जाने तो सही तो बोल लास्ट पे पारा संगात लट्टू मिले लड्डू खाने 5 मिनट वेट करो। आज लड्डू का तो वैसे मेरा तो मन कर रहा है। हाँ क्यों रहने दे, तुम्हें नहीं खानी क्या? पैसे बच रहे हैं। हाँ हाँ मैं वही एक्साइटेड रहता हूँ पार्टी के लिए। तो बंद कर देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।